सीसी गुरुकुल लेक्चर सीरीज में प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर हो रही चर्चा के इस भाग में आप सबों का स्वागत। आज जिस विषय पर हम यह चर्चा करने जा रहे हैं वह दो हिस्सों में है। दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास गुप्तोत्तर काल में, अर्थात आप मान सकते हैं कि 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक का जो यह काल है, जिसमें कई आप पॉलिटिकल डायनेस्टीज देख सकते हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में, खास कर चालुक्य और पल्लवों का। और दोनों डायनेस्टीज में काफ़ी तनाव और संघर्ष का माहौल हमें देखने को मिलता है। तो बड़े सरसरी निगाह से अगर हम इस कालखंड के इतिहास को देखने की कोशिश करें तो हमें यही दिखता है। परंतु इस चर्चा में हम इस बात के ऊपर भी ध्यान देंगे कि इसके साथ साथ एक जो लंबी अवधि का इतिहास और ऐतिहासिक प्रक्रिया है, उसमें आप कह सकते हैं कि राज्य व्यवस्था और जिसे हम कहते हैं कि मोनार्किकल सिस्टम यानी राजशाही, वो कैसे सघन तरीके से दक्षिण भारत में काबिज होता जा रहा है। और इस गहरी प्रक्रिया का एक लंबी अवधि में जो एक स्ट्रक्चरल आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है पॉलिटिक्स के माध्यम से, जो समाज है और इतिहास, समाज और अर्थव्यवस्था में जो विभेदीकरण की प्रक्रिया होती रहती है, तो वो और भी सघन हो रही है। और कई ऐसे क्षेत्र, जैसे हम इस चर्चा में चर्चा करेंगे वेंगी इलाके का, यानी कृष्ण गोदावरी डेल्टा का जो इलाका है, वहां देखेंगे कि कैसे वो एक नेचुरल एरिया ऑफ अट्रैक्शन बनता जा रहा है सभी डायनेस्टीज के लिए। अगर आप केवल इस क्षेत्र के, यानी कि केवल इस स्थान के इतिहास को देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे कई शताब्दियों के पश्चात और इस कालखंड के बाद भी यह इलाका महत्वपूर्ण था। और सभी जो राजनीतिक इकाइयां इस इलाके में पनपी, उनका सतत प्रयास यही होता था कि वो कैसे इस इलाके पर, वेंगी इलाका जो है, उस पर वो अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर सके। और ऐसा संभवतः इसलिए हो रहा था और इस समय यह प्रक्रिया शुरू हो रही थी क्योंकि अब खेती सघन तरीके से शुरू हो चुकी है दक्षिण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और यह इलाका आज भी हम इसे राइस बोल ऑफ इंडिया के तौर पर जानते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन या पैडी क्रॉप वगैरह यहाँ इसकी शुरुआत हो रही है। और इसी कारणवश संभवतः सभी राजनीतिक जो भी डायनेस्टीज थी यहाँ, उन्हें इस प्रकार के इलाकों से काफ़ी ज़्यादा राजस्व हासिल हो रहा था, या वो अपनी पावर लिवरेज कर पाते थे इन इलाकों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर। तो आप देखते हैं कि लंबी अवधि में एक जो प्रक्रियात्मक पहलू है स्टेट फॉर्मेशन का, इंटेंसिफिकेशन ऑफ मोनार्किकल स्टेट का, वो भी सतत होता जा रहा है। परंतु जो एक राजनीतिक नैरेटिव है, उसमें तो हमें केवल दो डायनेस्टीज की मिलिट्री जो कॉन्क्वेस्ट है या उनका जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है, कौन जीता कौन हारा, कब किसने किसे हराया और क्या क्या बनवाया, इसकी चर्चा करेंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि सरफेस पर हमें ये दिख रहा है, परंतु इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको जो एक प्रक्रियात्मक पहलू है इतिहास का, जो कि लंबी अवधि में होता दिखता है, उसे आप नजरअंदाज न करें और उसी के परिप्रेक्ष्य में इस राजनीतिक क्रियाकलापों को आप समझ सकते हैं।
तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लगभग आप कह सकते हैं कि 500-600 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक का कालखंड है दक्षिण भारतीय संदर्भ में, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। और मुख्य रूप से बादामी इलाके से, या यह एक आप कह सकते हैं कि कैपिटल एरिया है, और यहाँ ये केंद्र है चालुक्य राजशक्ति का। और यहाँ एक जो चालुक्य किंगडम यहाँ शुरू हो रहा है गुप्तोत्तर काल में, और कैसे वो क्षेत्र विस्तार करता जा रहा है इन 2 शताब्दियों में, इसकी चर्चा करेंगे। और उसके साथ कांचीपुरम इलाके पर या कांचीपुरम इलाके में काबिज पल्लव रूल जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई है इस कालखंड के लिए। और आप कह सकते हैं कि लगभग पल्लवों के तौर पर हम तमिल किंगडम जिसे कहते हैं वो पहली बार इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, एक राजशाही के तौर पर, एक मोनार्किकल पावर के तौर पर, एक इंपीरियल पावर के तौर पर। तो इसके अलावा कई छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां थीं स्थानीय तौर पर, और जैसा पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कई इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश की है, इसकी राजनीतिक अवस्था, समकालीन राजनीतिक अवस्था को समझने की कोशिश की है। आप इसे फ्यूडलिज्म के फ्रेमवर्क में समझ सकते हैं, आप इसे सेगमेंटरी स्टेट के संदर्भ में समझ सकते हैं, आप इसे पहले मैंने चर्चा किया है आपके साथ, बीडी चट्टोपाध्याय वगैरह जैसे इतिहासकार हैं, उन लोगों ने जो लोकल स्टेट फॉर्मेशन है या रीजनल स्टेट फॉर्मेशन है उसके संदर्भ में इन पॉलिटीज के अवतरित होने को समझने की कोशिश भी की है। तो नजरिया कई हो सकते हैं, लेकिन जिस क्रियाकलाप को हम समझते हैं इन सभी नजरियों से, वो चालुक्य और पल्लव के बीच इन 2 शताब्दियों में हो रहे संघर्ष की है। तो अगर चालुक्य राजवंश की बात करें, चालुक्य एम्पायर की बात करें दक्षिण भारत में गुप्तोत्तर काल में, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वातापी इलाका है, जिसे बादामी इलाका भी कह सकते हैं, या आईहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में हम सबों को जानकारी है। आईहोल इंस्क्रिप्शन जिसमें चालुक्य रूलर के द्वारा हर्षवर्धन को हराए जाने का उल्लेख है। तो आईहोल इलाका भी बादामी के बिल्कुल पास का है, और आज के अगर भारतीय मानचित्र पर देखें तो ये मोटे तौर पर उत्तरी मैसूर का इलाका होगा कर्नाटक में, और यही केंद्र बिंदु है चालुक्य शक्ति की। और इस इलाके से और उत्तर जाकर जो गुप्तोत्तर काल में वाकाटक क्षेत्र था, यानी कि आज के मानचित्र पर आप उसे नासिक इलाका महाराष्ट्र का मान सकते हैं, या ऊपरी गोदावरी जो नदी है उसका जो ऊपरी इलाका है उसको मान सकते हैं। तो चालुक्य शक्ति जो कि बादामी, आईहोल, वातापी इलाके से शुरू होती दिखती है राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो अपने उत्तर के इलाके में भी महाराष्ट्र जाकर जो नासिक और ऊपरी गोदावरी इलाका है वहाँ क्षेत्र अधिग्रहण करते वो नजर आते हैं शुरुआती तौर पर। और पुलकेशिन प्रथम जिनका शासनकाल 550 से लेकर 566 ईस्वी तक का है, ने सही मायनों में इस राजवंश की नींव रखी और बादामी को इसकी राजधानी बनाया। तो ये जो चालुक्य डायनेस्टिक पार है वो पुलकेशिन प्रथम से शुरू होता दिखता है बिल्कुल 6ठी शताब्दी के मध्य में, और यही वो काल है जबकि उत्तर भारत में खास कर गुप्त काल का पतन हो चुका है, या पतन होने की प्रक्रिया लगभग अब खत्म होने जा रही है। तो गुप्तोत्तर काल की जो राजनीतिक अवस्था है उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं दक्षिण भारतीय संदर्भ में। पुलकेशिन प्रथम ने वल्लभेश्वर पदनाम भी एज्यूम किया, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारतीय परंपरा में
जो वैदिक परंपरा है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना, यानी कि वह राजा अब अपने इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट को एसर्ट कर रहा है, अपने ऑटोनोमस आइडेंटिटी को एसर्ट कर रहा है। अब वो किसी के अधीन संभवतः नहीं है, जैसा कि सामंती व्यवस्था में शुरुआती दौर में छोटे छोटे राजा अक्सर हुआ करते थे। तो अगर स्रोतों में हमें इस बात का अंदाजा मिलता है कि कोई राजा विशेष अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहा है और वो नए टाइटल वल्लभेश्वर तरह का पदनाम अपने आप को दे रहा है, तो यह एक सूचना है कि अब वह अपनी राजनीतिक स्थिति को बदल रहा है और अब वो किसी का सामंत न होकर वो खुद सॉवरेन पावर के तौर पर एसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके पश्चात कीर्ति वर्मा का जो कार्यकाल है 566 से 597 ईस्वी तक का, इनका जो क्षेत्र, जो प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव का जो क्षेत्र है, वो उत्तरी कोंकण में भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ जो मौर्यों का प्रभाव था उसे इन्होंने खत्म किया लड़ाई कर। वैसे ही नलवाड़ी बल्लाड़ी इलाका जो है कर्नाटक का, वहाँ नलों का नल वहाँ राजनीतिक रूप से उपस्थित थे। और वैसे ही कादम्ब डायनेस्टीज का भी आपने नाम सुना होगा, कादम्बाज। तो कादम्ब का जो रूल है वो बनवासी इलाके में है कर्नाटक के, और इन क्षेत्रों पर भी, तो जहां पहले कदम्ब पावर था, जहां नलों का नल पावर था, जहां मौर्य पावर था उत्तरी कोंकण में, उन सभी राजनीतिक शक्तियों को हराकर कीर्ति वर्मा यहाँ चालुक्य शक्ति को काबिज करते नजर आते हैं। और इतना ही नहीं, हमें यह भी संदर्भ मिलता है कि बिहार और बंगाल के इलाकों पर भी यहाँ चालुक्यों के द्वारा आक्रमण किया गया, और दक्षिण भारत में चोल और पांड्या इलाकों में भी, यानी कि जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट पेनिनसुलर इंडिया है, वहां तक चालुक्य पावर ने टेरिटोरियल प्रेजेंस अपना स्थापित करने की कोशिश की, पॉलिटिकल प्रेजेंस अपना स्थापित करने की कोशिश की। ध्यान यह रहे कि जब हम इस तरह के क्षेत्रों की बात करते हैं और उन क्षेत्रों के ऊपर राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की बात करते हैं किसी चालुक्य या पल्लव शासन काल में, तो यहाँ हमें ध्यान यह रखना चाहिए कि जो एक आम राजनीतिक व्यवस्था यहाँ थी वो वैसा सेंट्रलाइज्ड किंगडम का नहीं था जैसा उत्तर भारत में आप मौर्यों के संदर्भ में देख या समझ सकते हैं। परंतु अब जो सॉवरेन पावर है वो भी अगर किसी इलाके पर अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कर रहा है तो वो कितना सघन है, वह शक्ति कितनी सघन है, इसके ऊपर कई इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं। तो कई बार ऐसा माना जाता है कि विजित इलाकों में भी जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो अब सबसर्विएंट हो गए जो एक चक्रवर्ती राजा है या जो एक सॉवरेन चालुक्य किंग है उसके अधीन। इसका मतलब यह नहीं है कि अब इन इलाकों में सीधे तौर पर चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन इज एट वर्क। तो यही फर्क है कि अगर आप किस मॉडल के थ्रू, किस परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को समझते हैं, क्या आप फ्यूडल पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं या फ्यूडल पर्सपेक्टिव ही सबसे उपयुक्त पर्सपेक्टिव मिलता है इन चीजों को समझने के लिए। तो इसके ऊपर या सेगमेंटरी स्टेट या जहां की रिचुअल पावर को केवल एसर्ट किया जा रहा है और रिचुअल सॉवरेनिटी को एसर्ट किया जा रहा है चालुक्य या पल्लव राजाओं के द्वारा। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव या इकोनॉमिक सेंस में देखें तो काफी स्वायत्तता संभवतः जो
रीजनल या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां वो भी व्याप्त है। तो इसके ऊपर तो इतिहासकार हमेशा उनमें एक मतभेद रहा है और इसकी चर्चा हम लोग पहले कर भी चुके हैं कि कौन से अलग अलग मॉडल्स हैं जिसके माध्यम से हम जो अर्ली मिडीवल पीरियड है दक्षिण भारत का उसे हम बेहतर समझ पाते हैं। तत्पश्चात राज प्रतिनिधि के तौर पर हमें चालुक्य शासक के तौर पर मंगलेश दिखते हैं और ऐसा इसलिए चूंकि पुलकेशिन द्वितीय अब उनकी उम्र काफी अभी छोटी थी और मंगलेश के कार्यकाल में एक आप कह सकते हैं कि रेजेंट के तौर पर वो यहाँ थे और जब तक पुलकेशिन द्वितीय जो कि अधिकृत राजा थे नेक्स्ट वो बड़े नहीं हो जाते, वयस्क नहीं हो जाते, राजकाज वो संभाल नहीं पाते, तो उनके बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि रेजेंट के तौर पर मंगलेश का शासन है। और इनके शासनकाल में भी जो छेदी का कलचुरी इलाका है उस पर विजय प्राप्त किया गया चालुक्यों के द्वारा और ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ हैविंग क्रिएटेड or made a beautiful Vishnu temple which was a cave temple और तो विष्णु का जो गुफा मंदिर है उसके निर्माण का श्रेय भी मंगलेश को जाता है। और इसके पश्चात जब पुलकेशिन द्वितीय बड़े हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं और उनके चाचा मंगलेश रेजेंट के तौर पर चालुक्य पावर को एसर्ट कर रहे हैं, तो एक तनाव जैसी स्थिति हमें स्रोतों में देखने को मिलती है और चाचा और भतीजे के बीच में एक संघर्ष जैसी स्थिति है और संभवतः पुलकेशिन द्वितीय ने किसी युद्ध के माध्यम से मंगलेश को हराया और 609 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय सत्यश्रय पदनाम अपने आप को देते हैं। सो ही गिव्स हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ सत्यश्रय which itself is indicative of the fact that now Pulkeshin II has asserted as the sovereign Chalukya ruler, and he's no more accepting his uncle Mangalesh as the regent ruling in his behalf. तो 609 से आप मान सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल शुरू होता है और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत में समकालीन राजा थे और बड़े प्रभावी राजा थे, उनके संघर्ष में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुए थे। तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में हम देखते हैं कि उनकी नज़र पल्लवों पर भी थी और उन्हें वंजी इलाके को पल्लवों के प्रभाव से दूर रखा, क्योंकि पल्लव जो कि कांचीपुरम से अपना शासन का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहे थे, अपनी मिलिट्री प्रभाव बढ़ा रहे थे, तो एक चैलेंज के तौर पर चालुक्य और पल्लव हैं यहाँ, और पुलकेशिन द्वितीय ने यह इंश्योर किया कि वंजी इलाके को पल्लवों से दूर रखा जाए और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। वंजी इलाके पर अधिपत्य चालुक्य और पल्लव राजाओं के बीच संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण था। जैसा मैंने आपको बताया कि कई इलाके इतिहास में खुद ब खुद हमें नेचुरल एरिया ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर दिखते हैं। उनका इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हो सकता है, उनका इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजिक हो सकता है, उनका इम्पोर्टेंस किसी पोर्ट टाउन के माध्यम से हो सकता है। अगर व्यापार और वाणिज्य की स्थिति या नेविगेशनल जो इंडिवर्स हैं उसमें हो सकता है कि कोई इलाका बड़ा महत्वपूर्ण रहा हो, तो वैसा ही इलाका हमें ऐसा प्रतीत होता है वंजी का भी था और वंजी पर आधिपत्य स्थापित करने की मंशा दोनों संघर्षरत राजनीतिक व्यवस्थाओं की थी, पल्लवों की भी और चालुक्यों के बीच, चालुक्यों में भी। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा दक्षिण में जो कदम्ब रूल है
और गंगा राजाओं पर भी उन्होंने सफल आक्रमण किया और तत्पश्चात आंध्र इलाके पर भी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा या चालुक्यों के द्वारा सफल आक्रमण के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो जो एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन है चालुक्यों के द्वारा, चालुक्य राजाओं के द्वारा, वो पुलकेशिन द्वितीय में बड़े शानदार तरीके से हमें देखने को मिलता है। और जो कदम का इलाका है, गंग का इलाका है या आंध्र इलाका है, वहां हमें बढ़ते हुए चालुक्य प्रभाव पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में देखने को मिलता है। अंततः हम यह भी देखते हैं कि नर्मदा तट पर हर्षवर्धन की सेना से भिड़ंत होती है चालुक्यों की, पुलकेशिन द्वितीय की, और ऐसा प्रतीत होता है आइहोल अभिलेख से कि इसमें पुलकेशिन द्वितीय संभवतः सफल हुए थे और वो ही विजय हुए थे। और इसके अलावा और इस भिड़ंत के फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो लता इलाका है या मालवा इलाका है और गुजरात क्षेत्र का जो इलाका है, वहां पर भी पुलकेशिन का आधिपत्य बनता नजर आता है। तो जो उत्तरी इलाका है, मैं यहाँ चालुक्य के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ, दक्षिण भारत में वो बादामी में अवस्थित हैं, तो जो उनके लिए जो उत्तर का इलाका है उस पर भी हर्षवर्धन की सेना से सफल भिड़ंत के पश्चात चालुक्यों के प्रभाव को हम देख सकते हैं। इस अभियान से लौटकर पुलकेशिन ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन से वेंगी इलाका को भी छीन लिया और इस इलाके पर उन्होंने अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को युवराज के तौर पर काबिज किया। और यह एक और इंस्टेंस है जहां हमें एक बड़े ही फर्टाइल एरिया को, जो कि वेंगी इलाका है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा का इलाका है, और जैसा मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया कि वेंगी इलाका भी भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा है। अगर आप काफी शताब्दी पहले अशोक काल को भी देखें, अशोक मौर्य काल को भी देखें, तो वेंगी इलाके में हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। तो यहाँ कोई आप यह नहीं कह सकते कि सीधा मौर्य रूल रहा होगा तीसरी शताब्दी या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, लेकिन निश्चित रूप से यह इलाका एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू का रहा होगा। यहाँ से व्यापार, वाणिज्य या जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनका आना जाना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा होगा। तभी बहुत ज़्यादा खेती मौर्य काल में इस इलाके में उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। उसके पश्चात भी, उसके बावजूद भी हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस यहाँ मिलते हैं। तो ये बताता है कि कैसे खेती के सघन होने के कारण कोई इलाका कालांतर में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व का हो जाता है और उसका एक पॉलिटिकल पर्टिनेंस बन जाता है। तो ये हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के कार्यकाल में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन से वेंगी इलाका भी छीना गया। और अजंता के एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरान के राजदूत का स्वागत करते हुए दर्शाया गया है। और यह अपने आप में इस बात का सूचक है कि ईरान राजा खुसरू द्वितीय और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच राजनयिक संबंध बन गए थे। तो एक आप कह सकते हैं कि एक प्रभाव चालुक्य का वो पुलकेशिन द्वितीय के कार्यकाल में काफी सघन होता गया, वो अपने वैभव पर है। और लेक्चर के अगले भाग में हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे और पल्लवों के बारे में, जो पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात 12 वर्षों का एक आप कह सकते हैं इंटररेग्नम है, उसके पश्चात जो परिस्थितियां बनी, जो राजनीतिक अवस्था बनती हुई दिखती हैं, और उसके पश्चात कांचीपुरम क्षेत्र से पल्लवों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। तो यह चर्चा हम इसके दूसरे खंड में करेंगे। धन्यवाद।